हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 8 तक पढ़ चुके हैं। आज से हम एक नया चैप्टर जिसका नंबर है चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, ये भी प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट का चैप्टर है। यानी ये कहें कि ये अंतिम चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट का। यूनिट जो है, इस चैप्टर का नाम है एंजाइम। एंजाइम ये नया चैप्टर है। एंजाइम अब देखिए, ये जो एंजाइम्स कोई अकेला नहीं, बहुवचन एंजाइम्स। देखिए, ये एंजाइम जो होते हैं, ये एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक होते हैं। बायोकैटालिस्ट, जैव उत्प्रेरक। जीवों के अंदर विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं और इन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को परिवर्तित कर देने वाले वे पदार्थ जो कोशिका के अंदर ही बनते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। या यूं कहें कि वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित, वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होते हैं और जैव रासायनिक अभिक्रिया या जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग में परिवर्तन कर देते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो है उत्प्रेरक कहलाते हैं। ये जो रासायनिक पदार्थ हैं, ये प्रोटीन के होते हैं। यानी एक प्रकार से जैव उत्प्रेरक जो होते हैं, ये प्रोटीन के द्वारा बने हुए होते हैं। तो कह सकते हैं कि प्रोटीन के द्वारा बने हुए वे पदार्थ जो सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होते हैं और जीवित कोशिकाओं के अंदर चलने वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं। साथ में ये स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ये अपना किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी खुद स्वयं क्रिया से प्रभावित नहीं होते हैं। तो ये एंजाइम कहलाते हैं। तो हम एंजाइमों के बारे में आज पढ़ रहे हैं। तो ये जो एंजाइम है, एंजाइम ये क्या करते हैं? एक तो ये प्रोटीन प्रकृति के होते हैं।
प्रोटीन प्रकृति के। दूसरी बात, जैव रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं, वेग में परिवर्तन कर देते हैं। दूसरी इनकी विशेषता होती है, स्वयं क्रिया से अपरिवर्तित रहते हैं, बने रहते हैं। अर्थात इनके अंदर रासायनिक अभिक्रिया से किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार के जो पदार्थ हैं उनको एंजाइम कहा जाता है। तो अब हम एंजाइम की एक प्रकार से परिभाषा करें कि एंजाइम है क्या, क्योंकि एंजाइम के ये प्रोटीन प्रकृति के अणु होते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं, स्वयं क्रिया से अपरिवर्तित रहते हैं। तो एंजाइम की परिभाषा क्या बन जाएगी, परिभाषा, डेफिनेशन, प्रोटीन प्रकृति के बने प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक योग, ऐसे प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिका में जैव उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का मतलब होता है जो क्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं, का जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं एंजाइम कहलाते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई है। अर्थात प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं के अंदर जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं एंजाइम कहलाते हैं। अब देखिए इस एंजाइम किस के बारे में हम आगे बढ़े हैं कि ये एंजाइम जो है इनको किसके द्वारा खोजा गया था और इनको ये जो एंजाइम नाम है ये किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ये एंजाइम जो है इसके बारे में ज्ञात बहुत पहले से था, लेकिन इनको एक अपने आप में एक अलग पहचान देने का कार्य कुछ ही वर्षों पहले किया गया। तो इतिहास, एंजाइमों का इतिहास, क्योंकि इससे संबंधित देखिए 1 नंबर का प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। एंजाइमों, एंजाइमों का एक ही बात है इतिहास।
एक प्रकार से खोज। देखिए एंजाइम को सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक थे। उनके द्वारा इसको सबसे पहले जैव उत्प्रेरक के रूप में पहचाना गया था, जैव उत्प्रेरक। ठीक है, तो यहां हम कहें कि बर्जीलियस के द्वारा जैव उत्प्रेरक के रूप में इसको सबसे पहले पहचान दी गई थी और यह कार्य किया गया था 1835 में। ठीक है, तो जैव उत्प्रेरक के रूप में इसको पहचाना किसके द्वारा गया था? बर्जीलियस के द्वारा पहचाना गया था। ठीक है, दूसरा इसके बाद ये जो एंजाइम है, एक वैज्ञानिक थे बुकनर। इन्होंने क्या किया कि यीस्ट कोशिका, ऐसी कवक होता है, यीस्ट कोशिका से जाइमेज एंजाइम, यीस्ट कोशिका से जाइमेज एंजाइम की खोज की, यानी उसको अलग किया बुकनर के द्वारा। किससे? यीस्ट कोशिका से इसको अलग किया गया था। ठीक है, ये इसके बाद एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है बिली कोहेने। बिली कोहेने नाम के जो वैज्ञानिक थे 1878, इन्होंने सर्वप्रथम एंजाइम शब्द का प्रयोग किया था। यानी एक प्रकार से एंजाइम शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक जो थे बिली कोहेने। एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बिली कोहेने के द्वारा। और इसने यीस्ट का जो विलयन है उसमें एक क्रिया होती है किण्वन की क्रिया, फर्मेंटेशन की क्रिया, उसका भी इनके द्वारा अध्ययन किया गया था। इसके बाद एक वैज्ञानिक थे सोमेनर। देखिए इनका पूरा नाम है जे बी सोमेनर। ये जो जे.बी. सुमनर नाम के वैज्ञानिक थे 1926 में इन्होंने यूरिएज नाम का जो एंजाइम है, यूरिएज एंजाइम का सर्वप्रथम क्रिस्टलीकरण किया। क्रिस्टलीकरण का मतलब एक तरह से उसको अलग कर देना। ये एस.वी. सोमनर के द्वारा किया गया था। इसके बाद ये जो सोमेनर नाम के वैज्ञानिक थे इन्होंने एक दूसरे वैज्ञानिक थे नॉर्थरोप। तो सोमनर एवं नॉर्थरोप 1930 इन्होंने एक प्रकार से ये जो
सबसे पहले इस बात की पुष्टि की कि एंजाइम प्रोटीन के होते हैं। एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, यह स्पष्ट किया। यानी इससे पहले ये ज्ञात नहीं था कि ये कौन से किस पदार्थ से बने हुए होते हैं। तो सबसे पहले प्रोटीन प्रकृति के बारे में इन्होंने बताया था। इसके बाद एक वैज्ञानिक थे सैक, एवं एक दूसरे वैज्ञानिक थे अल्टनेल। ये जो वैज्ञानिक थे इनके द्वारा, ये देखिए अब तक तो यही था कि सभी एंजाइम किसके द्वारा बने होते हैं, प्रोटीन के द्वारा। तो इन्होंने जो है एक प्रकार से एप्रोटीन एंजाइम, प्रोटीन एंजाइम जिसमें प्रोटीन नहीं है बल्कि क्या है, आरएनए द्वारा निर्मित। तो ए प्रोटीन एंजाइम आरएनए के द्वारा निर्मित की खोज की और उसे राइबोजाइम नाम दिया। तो देखिए यहां हम इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं कि एंजाइमों का इतिहास क्या है, क्योंकि एक एक नंबर के छोटे प्रश्न इसमें से पूछे जा सकते हैं और इसके अलावा नीट में भी इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले बर्जीलियस नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसको एक प्रकार से जैव उत्प्रेरक के रूप में इसकी पहचान की गई। यानी इसको कहा गया कि भाई ये जो एंजाइम है वो जैव उत्प्रेरक होते हैं। बुकनर नाम के जो वैज्ञानिक थे, एडवर्ड बुकनर, इन्होंने क्या किया कि इस यीस्ट कोशिकाओं से जाइमेज एंजाइम को अलग किया, अर्थात जाइमेज की खोज की। यीस्ट कोशिकाओं से जाइमेज एंजाइम की खोज की, ठीक है, जाइमेज एंजाइम की खोज की। इसके बाद बिली कोहे ने एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया। जेवी सुमनर ने यूरिएज एंजाइम का सर्वप्रथम क्रिस्टलीकरण किया, यानी इसको अलग किया, पृथक किया और उसके क्रिस्टल तैयार किए। सुमनर और नार्थ्रोप इन्होंने एंजाइम की प्रोटीन प्रकृति के बारे में स्पष्ट किया, प्रोटीन प्रकृति के बारे में बताया। और सैक और अल्टमैन ने एप्रोटीन एंजाइम, क्योंकि आजकल ये बहुत पूछा जाता है कि उस एंजाइम का नाम बताइए जिसमें प्रोटीन की उपस्थिति नहीं होती है, तो ऐसे एंजाइम कहलाते हैं एप्रोटीन एंजाइम। तो एप्रोटीन एंजाइम क्या है, राइबोजाइम, जो आरएनए के द्वारा बना होता है। तो इस तरह से ये एंजाइमों की क्या है, इतिहास है, खोज है, किस तरह से एंजाइमों को खोजा गया है। अब आता है एंजाइमों की संरचना। एंजाइम होते क्या है, किस तरह से बने होते हैं। एंजाइम की संरचना, यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि एंजाइम की संरचना कैसी होती है। देखिए
सभी एंजाइम जो होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। केवल ये जो अब बाद के रूप में हमने जो राइबोजाइम एंजाइम की बात की है, उनमें प्रोटीन नहीं होता है, उनमें आरएनए होता है, लेकिन सभी और बाकी के एंजाइम हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, ये बहुत ही सामान्य वाक्य है कि सभी एंजाइम प्रोटीन हैं या सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रोटीन की संरचना में एंजाइम की उपस्थिति होती है, अर्थात प्रोटीन इसके अंदर अवश्य रूप से उपस्थित होता है। अब हम बात करें कि एंजाइम की संरचना जो है वो किस प्रकार की होती है। तो देखिए, एंजाइम एक तो होते हैं एंजाइम जिनको हम एफओ एंजाइम, इनकी प्रकृति के आधार पर एक तो होते हैं सरल एंजाइम, अब सरल एंजाइम की संरचना इस प्रकार की होती है कि उसके अंदर केवल प्रोटीन भाग होता है, अर्थात उसके अंदर किसी और भाग की उपस्थिति नहीं होती है। तो ऐसे एंजाइम क्या कहलाते हैं? सरल एंजाइम। ये केवल प्रोटीन के द्वारा बने होते हैं, प्रोटीन के द्वारा बने होते हैं, अर्थात इनका जलीय अवघटन कराने पर केवल एमिनो अम्लों की प्राप्ति होती है। अर्थात ये केवल प्रोटीन के द्वारा बने हुए एंजाइम होते हैं, सरल एंजाइम होते हैं। जैसे पाचन क्रिया के अंतर्गत जो कई एंजाइम हैं, वो इसी तरह के एंजाइम होते हैं जिनमें केवल प्रोटीन ही उपस्थित होता है, प्रोटीन के अलावा कोई दूसरा भाग उपस्थित नहीं होता है। जैसे प्रोटीएज एंजाइम है, लाइपेज है, प्रोटीएज, लाइपेज एंजाइम, ये सरल एंजाइम होते हैं। दूसरे जो ज्यादातर एंजाइम होते हैं वो हॉलो एंजाइम होते हैं, या एक तरह से संयुक्त एंजाइम होते हैं जिसमें दो भाग होता है, जिनको एक तरह से हम संयुग्मित एंजाइम भी कह देते हैं। तो एक तो होते हैं सरल एंजाइम, दूसरे होते हैं हॉलो एंजाइम। ये दूसरे जो ज्यादातर जिस रूप में होते हैं वो यही होते हैं। दूसरे हॉलो एंजाइम, या इनको एक प्रकार से कहते हैं पूर्ण एंजाइम। पूर्ण एंजाइम, या इनको कह सकते हैं संयुग्मित एंजाइम। ये एक ही बात है। तो हॉलो एंजाइम
पूर्ण एंजाइम या संयुग्मित एंजाइम। देखिए इसमें क्या होता है, हॉलो एंजाइम, इसमें एक तो होता है एपो एंजाइम, यानी यूं कहें कि एक तो होता है प्रोटीन भाग, प्रोटीनीय भाग, जो प्रोटीन के द्वारा बना होता है वो कहलाता है प्रोटीनीय भाग, इसको कहते हैं एपो एंजाइम। एपो एंजाइम ये प्रोटीनीय वाला भाग है जो प्रोटीन से बना होता है। दूसरा उसमें होता है ए प्रोटीन भाग, ये वो भाग है जिसमें प्रोटीन की उपस्थिति नहीं होती। तो ये एक प्रकार से जुड़ा हुआ भाग है, और इस अप्रोटीनीय जो भाग है इसको कहते हैं सहकारक, सहकारक या कोफैक्टर कहते हैं। तो ये एक तो होता है प्रोटीनीय वाला भाग और दूसरा होता है अप्रोटीनीय वाला भाग। अब ये अप्रोटीनीय, देखिए प्रोटीन वाले भाग को एपो एंजाइम कहेंगे, ये एमिनो अम्लों से मिलकर के बना होता है। ये अप्रोटीनीय जो भाग है ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रोस्थेटिक समूह, प्रोस्थेटिक समूह, प्रोस्थेटिक समूह। देखिए प्रोस्थेटिक समूह ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, या कह सकते हैं कार्बनिक अणु होता है, और ये इस प्रोटीनीय वाले भाग से यानी एपो एंजाइम से बहुत ही दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो ऐसा समूह जो है, जो कार्बनिक पदार्थ है, मजबूती के साथ दृढ़ता से जुड़ा हुआ है, प्रोस्थेटिक समूह कहलाता है। और अगर ये एंजाइम में से प्रोस्थेटिक समूह को और प्रोटीनीय वाले भाग को अगर एक दूसरे से अलग कर दिया जाए तो ये एंजाइम के रूप में कार्य नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा रहना बहुत ही आवश्यक होता है, तभी उनके अंदर उत्प्रेरण की क्षमता बनी रहती है। अब देखिए जैसे ये एंजाइम की हम संरचना का एक चित्र बना लें, मान लीजिए ये एंजाइम। अब इस एंजाइम में ये जो है ये तो है एपो एंजाइम, एपो एंजाइम यानी प्रोटीन भाग है ये जो ज्यादातर है, और इसमें ये जो जुड़ा हुआ है ये है प्रोस्थेटिक समूह, जो इसके साथ जुड़ करके और इस एंजाइम को पूर्ण बनाता है। और ये भी कार्बनिक पदार्थ होता है, यानी कार्बनिक यौगिक होते हैं, और वो इसके साथ स्थायी रूप से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये तो है एक प्रकार से सहकारकों के रूप में प्रोस्थेटिक समूह, और ज्यादातर में यही होता है। जैसे साइटोक्रोम है या फ्लेवोप्रोटीन है, तो वो इस तरह के होते हैं प्रोस्थेटिक समूह। दूसरा होता है सह एंजाइम, इसको कहते हैं को एंजाइम। अब ये भी कार्बनिक अणु है, ये भी कार्बनिक अणु है, पर इन दोनों में अंतर यह है कि ये सह एंजाइम इस एपो एंजाइम से दृढ़ता पूर्वक जुड़ा हुआ नहीं होता है।
ये तो होता है स्थायी रूप से दृढ़तापूर्वक जुड़ा हुआ रहता है, और ये दृढ़तापूर्वक जुड़ा हुआ नहीं रहता है। अर्थात ये अगर अलग भी हो जाता है तो इससे एंजाइम की कार्य प्रणाली पर कोई ज्यादा प्रभाव, यानी एंजाइम एक तरह से काम करता रहेगा एपो एंजाइम। परंतु अगर उसे सह एंजाइम मिल जाता है तो ये एक अच्छी तरीके से कार्य करता है। तो ये सह एंजाइम को को एंजाइम भी कहते हैं। को एंजाइम आजकल बहुत ज्यादा फेमस है ये को एंजाइम। अब देखिए इसके एग्जाम्पल है को एंजाइम के, जैसे NAD, देखिए NAD निकोटिनिमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। एक होता है NADP निकोटिनिमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। तो ये क्या है, ये सब जो है ये को एंजाइम है। इसके अलावा एक होता है FAD फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। देखिए ये सब जो है NAD, NADP, FAD, ये सब श्वसन क्रिया जब होती है तो उस श्वसन क्रिया के दौरान जो कोशिकीय श्वसन होता है जिसमें क्रेब चक्र की क्रिया होती है, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की क्रियाएं होती है, तो उस दौरान इनका विशेष योगदान होता है। तो ये एक प्रकार से क्या है, सह एंजाइम है, और ये कार्बनिक पदार्थ हैं, आसानी से अलग हो जाते हैं। एक होता है सक्रिय कारक, सक्रिय आयन। सक्रिय आयन जो होते हैं ये अकार्बनिक होता है। ये दोनों तो कार्बनिक है और ये कैसा है, अकार्बनिक है। अर्थात ये धातु आयन होते हैं, धातु आयन। और धातु आयन होने की वजह से ये क्या करते हैं कि जब एपो एंजाइम के साथ जुड़ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उस एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, यानी एक प्रकार से वो एंजाइम पूर्ण हो जाता है और अपना कार्य ठीक प्रकार से प्रारंभ कर देता है। जैसे आयरन है, एग्जाम्पल है Fe आयरन। ये क्या है, एक प्रकार का सक्रिय धातु है। जैसे कॉपर है, पोटेशियम है, ये सब क्या है, एक सक्रिय आयन होते हैं, सक्रिय कह सकते हैं हम, कारक के रूप में होते हैं। तो इस प्रकार से ये एंजाइम जो है, ये एंजाइम दो प्रकार के, दो चीजों से मिलकर के बने हुए हैं। एक तो है प्रोटीनीय वाला भाग और एक होता है अप्रोटीनीय वाला भाग। और इसमें प्रोटीनीय वाला भाग एपो एंजाइम कहलाता है, अप्रोटीनीय वाला भाग सहकारक या कोफैक्टर कहलाता है। कोफैक्टर तीन प्रकार के होते हैं। प्रोस्थेटिक समूह जो कि कार्बनिक यौगिक होता है, मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ इस एपो एंजाइम से जुड़ा हुआ रहता है। सह एंजाइम ये भी कार्बनिक पदार्थ होता है लेकिन दृढ़ता से जुड़ा हुआ नहीं होता है, अर्थात ये आसानी से एक दूसरे से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है और फिर दोबारा से जुड़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सक्रिय आयन जो है ये धातु आयन होते हैं। ठीक है, तो हमने एंजाइम क्या है, क्या होते हैं एंजाइम, बताइए। एंजाइम वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि सूक्ष्म मात्रा में कोशिका के अंदर उपस्थित होते हैं, यानी उत्पन्न होते हैं, और कोशिका के अंदर होने वाली जैव रासायनिक क्रिया यानी जैविक क्रिया, उस क्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं और स्वयं उस क्रिया से अपरिवर्तित रहते हैं, अर्थात उस क्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो है वो एंजाइम कहलाते हैं। ठीक है, अब बात हम करेंगे कि ये जो एंजाइम है, इन एंजाइमों के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो एंजाइम देखिए बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो इनकी उपस्थिति को अनिवार्य बना देते हैं। ये बहुत कम मात्रा में बहुत बड़ी क्रिया के या क्रियाधारों के वेग में परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा ये एंजाइम एक निश्चित तापमान पर
एक pH मान पर ही अधिकतम कार्य करते हैं। तो इनके बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं, जिस तरह से ये एक प्रकार से इनका उद्गम जो है वो कोशिका के अंदर ही होता है, ये कॉलाइडी प्रकृति के होते हैं। तो ये सब बातें हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो अगला हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम एंजाइमों की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमने एंजाइम क्या है, एंजाइमों का इतिहास और एंजाइमों की संरचना, ये परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। बोर्ड की परीक्षा में 2019 में एंजाइम की संरचना का ये चित्र पूछा गया था। आप सोचिए इस चित्र को बनाने में कहाँ कोई परेशानी वाली बात है, केवल वो एंजाइम है, ये प्रोस्टेटिक समूह है। तो इस तरह का जो प्रश्न है वो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए इस बार भी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 2020 में एंजाइम से संबंधित 2 प्रश्न आए हैं। एक तो 2 नंबर का प्रश्न आया है और उस 2 नंबर के प्रश्न में पूछा गया कि एंजाइमों का वर्गीकरण पूछा गया है, एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं, क्लासिफिकेशन पूछा गया है, जिसको हम आगे बताएंगे। दूसरा इसमें एक आपकी बार पूछा गया है 2020 में कि एंजाइम के कार्य करने का तरीका पूछा गया है। तो इसमें एक तरीका होता है ताला चाबी सिद्धांत। तो वो ताला चाबी सिद्धांत किस तरह से क्रिया करता है, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं इनके कार्य करने से या नहीं करने से जीवों की उपापचय की जो दर है ये प्रभावित हो जाती है। आप देखिए गर्मी के दिनों में खाने पीने की चीजें यानी जैविक जो सामग्री होती है वो जल्दी खराब हो जाती है, जबकि सर्दी के दिनों में ऐसा नहीं होता है। सर्दियों में जैविक क्रियाएं कम होती हैं, इसीलिए हम सर्दी के दिनों में खाने पीने की चीज़ों को कम तापमान पर रखते हैं जिससे कि वो खराब ना हो। ठीक है, तो वो यही कारण है कि एंजाइम क्रियाविधि पर रहता है। हमारे शरीर के अंदर भी एक निश्चित तापमान बना रहता है और उसी तापमान पर एंजाइम कार्य करते हैं। अगर हमारे शरीर का तापमान थोड़ा सा भी कम ज़्यादा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर की जो जैविक क्रिया हैं वो सब प्रभावित हो जाती है। ठीक है, तो हमने एंजाइमों के बारे में पढ़ा। इसमें और क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखिए, एक तो एंजाइमों के विशेष गुणों के बारे में पढ़ेंगे हम, फिर इसके बाद एंजाइमों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि एंजाइमों को कितने वर्गों में बांटा गया है, फिर आता है एंजाइमों को के अंदर उनका नामकरण कैसे किया जाता है, क्योंकि अलग अलग ना एंजाइम इतने सारे हो गए कि उनको अलग अलग नाम देने की आवश्यकता पड़ती है, और फिर एंजाइम किस तरीके से कार्य करते हैं। तो एंजाइमों का कार्य करने का तरीका जो है वो 2 प्रकार से वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया है। एक तो कार्य होता है सक्रियण ऊर्जा के मान को कम करके, और दूसरा होता है एक प्रकार से क्रियाधार के साथ अस्थायी संकुल यौगिक बना करके, और एंजाइम अपना कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आज स्टार्ट किया है। मैं समझता हूं कि आपने अब तक के जो भी टॉपिक यानी जो भी चैप्टर पढ़े हैं वो सब याद भी कर लिए होंगे और समझ भी लिए होंगे। अब ये हमारा लास्ट फिजियोलॉजी का चैप्टर है, यानी एक प्रकार से फिजियोलॉजी फर्स्ट का अंतिम चैप्टर है। इसके बाद जो है आगे के चैप्टर हम यानी प्रारंभ करेंगे, यानी एक तरह से फिजियोलॉजी सेकंड चालू हो जाएगी, 14 नंबर कंप्लीट की हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है और आप लोग याद करिए। ठीक है।